यस, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? सॉरी, हाँ एक्चुअली कॉल आ रखा था। यस यस, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की। यस, अब पहले तो ये बता दो भाई, पूरे दिन के अंदर आपको 4 क्लास करनी है, और खासकर जिन लोगों का एग्जाम है, ये जो आने वाला एग्जाम है जो दे रहे हैं, 4 क्लास कर पा रहे हो? 4 क्लास कर लोगे, लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि मेरे हिसाब से सुबह कितने बजे से लगे हो आप लोग क्लास करने? 11:30 से? 11:30 से 12 आपकी क्लास नहीं, 11:30 से 1 आपकी क्लास हुई, फिर 1 से 2:15 2:30 बजे तक आपकी क्लास हुई, फिर उसके बाद आपकी क्लास चालू हुई 2 घंटे गैप के बाद 4:30 बजे, 4:30 से 6, 6 से कितना हो गया, 7:30 8 ना? तो अब देख लो आपकी कितनी क्लासेस हो रही हैं। चलो ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को भी कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। 1 मिनट सब लोगों से पूछ लूँ कि भाई क्लास ज्वाइन करने में किसी को कोई भी दिक्कत? एक मिनट, हाँ। आज पता नहीं ये शाम वाली क्लास में भी दिक्कत आ रही है। एक साथ नीतू जी, एक साथ तो भाई अब ऐसा है कि सुबह की 2 क्लास के बाद भाई, चाहे तो लंच की बात कर लो, या फिर मतलब कैसे भी बोल दो, लंच बोल दो या फिर एक रेस्ट के लिए बोल दो, तो 1-2 घंटे का गैप तो आएगा ही आएगा भाई। 2 बजे के बाद मैक्सिमम 3:30 4 बजे तक चालू कर सकते हैं क्लास। तो वो मैम 4:30 क्लास चालू कर रही हैं, ठीक है। बाकी ऐसा है कि जैसे जैसे फ्लो बनेगा, भाई 2-4 दिन की बात है, जैसे जैसे फ्लो बनेगा, अगर हो पाया तो कोशिश कर लेंगे कि कोई भी क्लास आपकी जल्दी करने की, जैसे मान लीजिए हिंदी की क्लास है, उसको हो सका तो सुबह सुबह कर देंगे अपने, कोई 9 बजे कर देंगे या 8 बजे कर देंगे, अगर फ्लो बनने के बाद वो अपने देख लेंगे, है ना। अभी तो एक बार क्या है, चीज़ों को चलते हैं। आप लोगों को दिन में 4-4 क्लासेस करनी है, अगर आप 4-4 क्लासेस कर पा रहे हो, फिर अपने आगे चलाएंगे। माइनर लॉज की, सी माइनर लॉज की क्लास सिर्फ इस वजह से मॉर्निंग में नहीं कर रहे कि क्या है कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, या तो जॉब की वजह से मान लो, या फिर जो भी उनका लाइब्रेरी का जो भी है, कि सब लोग कह रहे हैं कि सर जो हिंदी की क्लास पहले शाम को होती थी, कि भाई जो हिंदी वाली क्लास है उसको आप पहले कर लीजिए, शाम की क्लास में लॉ की क्लास कर लीजिए। इस वजह से नहीं मॉर्निंग में रख पा रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपने को ऐसा रहा तो मैं कोशिश करूंगा एक बार ये मैम का जो शेड्यूल है मुस्लिम लॉ का, वो एक बार थोड़ा फिक्स हो जाए कि हाँ इतने इतने बजे क्लास होगी। अगर कोई ऐसा स्लॉट बना तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की ना क्लासेस मतलब सुबह जल्दी करवा दें, कि 8-9 बजे आपकी क्लास चालू हो, और आपकी 8-9 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक आप लोग फ्री हो जाओ। कोशिश करूंगा मैं ऐसे, है ना। तो अभी तो 2-4 दिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, एक बार फ्लो बन जाए फिर अपने कर देंगे ये, कि पहले हिंदी की क्लास कर दी, या मान लो राजस्थान रेंट कर दिया, या आपका क्या कर दिया, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, मुस्लिम लॉ कर दिया, मुस्लिम लॉ के बाद हिंदी की क्लास कर देंगे, ऐसे करके भैया आपको मैक्सिमम 2-4 बजे तक, 4-1 बजे तक फ्री कर देंगे, कोशिश करेंगे ऐसा। ठीक है, चलो 1 मिनट, हाँ कई लोगों को क्लास अटेंड करने में दिक्कत आ रहा है। फिर अपने चालू करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट आज। पहली बात कर चुके हैं भाई, अपना इस महीने का जो टारगेट रहेगा, राजस्थान के माइनर लॉज, माइनर लोकल कुछ भी बोल दो, वो लॉज, हिंदी इंग्लिश, मुस्लिम लॉ, ये अपना टारगेट रहेगा। और मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों की बात करूं तो हो सकता है मई महीना और जून महीना, जून के 15-20 तारीख तक आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों खत्म हो जाएंगे, कोशिश अपने ऐसा करेंगे, ठीक है।
मुस्लिम लॉ देखो ऐसा है कि मुस्लिम लॉ को लेकर मैं आपको एक बात बोलूंगा कि मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़े बोरिंग हैं। इसके अंदर मैं ये बोल दूं कि नहीं बोरिंग नहीं है, थोड़े बोरिंग है, नॉट एंटरटेनिंग। और सिविल लॉ तो वैसे भी बोरिंग होता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना उस चीज को लेकर कि अपने को बोरियत सहन करनी है। ये समझ लो भाई, अपने को सहन करनी है। अगर अपने बोरियत सहन कर गए तो अपना एग्जाम क्लियर हो सकता है, अपने को ये ध्यान रखना है। समझा नहीं शिवम? मैं मेजर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कैसे नहीं मिलेगा? अपने अभी माइनर खत्म कर देंगे, अगले महीने से अपने टीपीए कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म, ये चालू कर देंगे, और उसी के साथ आपके मेजर लॉ का स्लॉट बना देंगे। मैंने इस महीने की बात की है, मई की। जून में मैंने हिंदू लॉ तो ऐसे बोल दिया कि भाई जो भी एक स्लॉट आपका हिंदू लॉ का चलता रहेगा, फिर जो भी मुस्लिम लॉ में से जो भी स्लॉट, जो मुस्लिम लॉ के स्लॉट है उसकी जगह हिंदू लॉ हो जाएगा। और जैसे हिंदी इंग्लिश है उसकी जगह मान लो कॉन्ट्रैक्ट या सॉरी पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाएगा। और जो आपका माइनर लॉ होगा उसकी जगह अपने मेजर लॉ को घुसा देंगे। ऐसे करके अपने करेंगे। ठीक है। मेजर लॉ में तो देखो यार ऐसा है कि माइनर लॉ, लोकल लॉ, आपके कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, ये सारे तो मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि अपने इसको तो फिर भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, एक एक छोटी से छोटी बात भी कवर कर जाएंगे, अपने पास इतना टाइम है। मेजर लॉ तो कर ही नहीं सकते अपने, कि मैं बोलूं कि हाँ अपने मेजर लॉ में तो एक एक चीज कवर करना ही, वहां पर तो भाई ऐसा है कि अपने एक कंसेप्ट बनाएंगे, क्योंकि आपके पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ रैपिड रिवीजन वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ। जो नया बैच चालू होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर तो अलग स्ट्रेटेजी चलेगी। अगर आपको वो नए बैच की क्लास करनी हो तो कर सकते हो, आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। ठीक है। रैपिड रिवीजन, जो आरजेएस रैपिड रिवीजन कोर्स होगा उसके अंदर अपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि मेजर लॉज के अंदर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या चीज है, क्या सेक्शन नंबर है, वो सेक्शन इन जनरल मोटा मोटी तौर पर बातें अपने उसमें पढ़ेंगे, तो वो तो बहुत शॉर्ट में अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई, अब चालू करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। पहले इस एक्ट को पढ़ने का तरीका समझ लेना कि भाई ये एक्ट पढ़ना कैसे है। तो पहले इस एक्ट को पढ़ने का तरीका समझ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो इस एक्ट के अंदर कुछ इतना मुश्किल है नहीं, एक्ट बहुत इजी है। पर इस एक्ट में क्या है, आखिरी में जाके लगभग सेक्शन 22A के आसपास जाके, हाँ बिल्कुल, लगभग सेक्शन 22A के आसपास जाके चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर होने लग जाती हैं। और जब चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर होने लगती है तो क्या, जैसे कि होता है ना भाई, आपके पास एक्ट का पूरा फ्रेम होना चाहिए कि मान लो जैसे अब ये राजस्थान रेंट है, आपसे पूछे भाई राजस्थान रेंट में क्या है, तो आप बोल सको कि भैया यहाँ से यहाँ तक सेक्शन ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। फ्रेम होना चाहिए पूरा, तो उससे क्या चीजें याद रह जाती हैं। तो वो फ्रेम कैसे याद करोगे एक बार देख लो भाई। नो डाउट सेक्शन छोट ज्यादा नहीं है, 32 ही सेक्शन है इसके अंदर, तो आप कैसे याद करोगे? रेंट कंट्रोल एक्ट को एक साथ नहीं याद करोगे आप लोग। आप लोग क्या करोगे, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर सेक्शन 1 से 22 एक कहानी लेकर चलोगे, क्योंकि वो लगभग मोटा मोटी तौर पर ऐसी बातें बोलेगा जो आपको बहुत इजीली समझ आएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 22A से लेकर 22F तक, F तो क्या जी तक मान लो। ठीक है। और उसके बाद ठीक है, 23, 24, 24A, 25 से 32 तो छोटी मोटी बातें हैं, मिसलेनियस, वो तो आप 15 मिनट में पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं है। ये जो एरिया है ना, ये आपको बहुत इजी लगेगा, मतलब आपके लिए ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, उसमें आप जब पढ़ोगे तो काफी बड़े बड़े सेक्शन है, जैसे 14, 15, 16 वाला जो एरिया है, 9, 10 बड़े बड़े सेक्शन है, वो अपने विद ट्रिक कैसे याद करने हैं, क्या बोला गया है, कैसे याद होगा, सब विद ट्रिक हो जाएगा। बहुत इजी है वो एरिया। अभी आ रहे हैं, अभी अपने इस पे आएंगे रुबीना जी, है ना? जस्ट अ मिनट, एक मिनट।
जी, अभी रुबीना जी आएंगे अपने इस पे ना, अभी तो एक बार नॉर्मल पढ़ रहे हैं, अभी एक्ट को पढ़ोगे कैसे आप? तो पहले तो आप इस एरिया को पढ़ोगे। अच्छा, मैं तो मान लो क्लास करवानी है, मुझे तो ये है कि भाई सब्जेक्ट जितनी जल्दी खत्म होगा तभी दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे, तो मैं तो आपको पूरा एक साथ ही पढ़ाऊंगा। आप लोग जब याद करोगे पहले इस एरिया को पढ़ोगे। जब तक आपका ये एरिया अच्छा नहीं हो जाता आप आगे नहीं जाओगे। फिर उसके बाद आप इस एरिया को पढ़ोगे। ये आपको अलग लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा शुरू में, एक दो बार पढ़ोगे, दूसरी तीसरी बार में आपको इजी होने लग जाएगा, समझ आ जाएगा। क्लासेस की होंगी तो आपको और समझ आ जाएगा, फिर आप इसको पढ़ोगे एंड देन उसके बाद आप इसको पढ़ोगे। और ये तो मिसलेनियस है, तो 15 मिनट का काम है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे। और एक और चीज लिख लेना बेरेक्ट के ऊपर कहीं भी, आपका जो सिविल का मेंस का पेपर होता है उसमें जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग क्वेश्चन, आपका मेंस के पेपर में जो सिलेबस होता है ना उसमें लिखा होता है जजमेंट राइटिंग एंड ऑर्डर राइटिंग। कि भाई या तो आपको कहा जा सकता है कि भैया जजमेंट लिखो, या कहा जा सकता है कि आदेश लिखो, ऑर्डर लिखो। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो सब की बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जिनके बेसिस पे आपसे इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है, वो सब बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो कहीं पर भी आपको लिखना है, अगर आपके पास बेरेक्ट है तो लिख लो, अगर बेरेक्ट नहीं है तो अगर आपने कोई भी नोटबुक बना रखी है, कुछ भी अभी कहीं भी लिख लो, जो आपको जो भी नोटबुक बनाओ या बेरेक्ट में लिख लेना कि भाई इस एक्ट को पहले इतना एरिया करना है, जब ये बहुत अच्छा हो जाएगा फिर इसको करना है और फिर इसको करना है। रीजन, प्री में आपके ज्यादातर यहां से क्वेश्चन आते हैं प्री में, पर एग्जामिनर को भी ये पता है भाई राजस्थान रेंट जुडिशियल राजस्थान जुडिशरी में पहली बार तो आ नहीं रहा कि एग्जामिनर के लिए भी नया सब्जेक्ट है, नहीं। उसको सब पता है इस एक्ट के अंदर कि कहां पर क्या बातें बोली गई हैं। तो अगर उसको इसका लेवल बढ़ाना होगा, इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के पेपर का या यहाँ के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना होगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ आता है। उसके अलावा ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन इस एरिया से बनता है। ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन यहां से बनता है, बट यहाँ के आखिरी के कुछ सेक्शन है वहां से बनता है, ज्यादातर यहां से बनता है ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन। तो ये ध्यान रख लेना, ये अपना राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है जिसको अपने पढ़ेंगे। जितना हो सकेगा ट्रिक पे, जितना हो सकेगा मतलब कैसे याद रखना है सब कुछ बताया जाएगा, बट इस चीज को फॉलो कर लेना, रेंट कंट्रोल एक्ट आपको इजी लगेगा। रेंट कंट्रोल एक्ट क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ, इवन मेरे साथ भी शुरुआत में हुआ था ये, कि रेंट कंट्रोल एक्ट जब पढ़ते थे ना, क्योंकि छोटा सा एक्ट है, 30 सेक्शन है, जब पढ़े तब तो बहुत इजी लगा गया, अरे ये तो याद हो गया, कुछ है ही नहीं। उसको छोड़ा, दूसरे एक्ट पे गए, 10 एक दिन हुए, तब ऐसा लगता था कि यार ये क्या, शुरू की तो बातें याद रह रही हैं, यहाँ की बातें याद नहीं रह रही। गलती क्या करते थे, लगे हुए हैं एक तरीके से, इसको पढ़ दिया फिर इस पे आगे, फिर इस पे आगे, ये किया ही नहीं कि पहले इस पार्ट को अच्छे से याद रख ले, फिर इस दूसरे पार्ट को कर ले, फिर तीसरे पार्ट को कर ले, नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं हुआ था। तो ये कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने क्लास चालू करते हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया अधिनियम 2001, जिसको अपने क्या बोलते हैं, किराया अधिनियम या किराया नियंत्रण अधिनियम, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम। चालू कर दें क्लास? चलो भाई, अब अपने आते हैं अपने आज के क्या क्या टॉपिक होंगे। अपने सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि अपने पूछेंगे कि भैया ये एक्ट कब फोर्स में आया और ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है, मतलब कहाँ कहाँ लगता है। फिर उसके बाद अपने पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन एरिया, जिस एरिया में से आप प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन मान के चलना, आपसे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अपने पढ़ेंगे किराया क्या होता है, किराया क्या होता है, जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वो पूछता है भी किराया क्या होता है, अपने को लगता है यार डेफिनेशन में तो कहीं बोला ही नहीं गया किराया क्या होता है,
तो किराया क्या होता है उसके बारे में है सेक्शन 4, जो बताता है कि किराया क्या होगा, किराया क्या माना जाएगा। और इसी से कनेक्टेड सेक्शन 5 है जो ये बात बोलता है कि किराया कैसे पे किया जाएगा, किराया कैसे पे किया जाएगा, किराया कब पे किया जाएगा, सेक्शन 5। तो मोटा मोटी अपने आज ये बारे में बात करेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 3 इसलिए स्किप किया है क्योंकि सेक्शन 3 को समझने के लिए पहले अपने को सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक, हाँ 10 तक मान लो, सेक्शन 10 तक पता होना चाहिए। क्योंकि वो जब शुरू में ही ऐसा बोलेगा कि भैया चैप्टर 2 और चैप्टर 3 फलानी फलानी प्रॉपर्टी को नहीं लगते हैं, तो पहले ये तो बताओ चैप्टर 2 चैप्टर 3 है क्या, वरना तो फिर से ये है कि रट रहे हैं, पता नहीं है बात क्या है। तो पहले अपने चैप्टर 2 चैप्टर 3 करेंगे, फिर सेक्शन 3 पे आएंगे, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, जिसके बारे में सिंपल सी बात जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्ट कब लागू हुआ। ये एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 2003 को। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया अभी तक, बट ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्री के अंदर पूछे जाते हैं। तो प्री के हिसाब से ये याद रख लेना कि भाई राजस्थान किराया अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2003। ये जो है किस एरिया में लागू होता है, तो ध्यान रख लेना होल ऑफ राजस्थान में ये लागू है, इसको लेकर कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं है। हालांकि सेक्शन आपका ये बोलता है कि शुरू शुरू में तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगेगा, बाद में सब जगह लगाया जा सकता है। आज के समय में ये सब जगह लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि अब किराया अधिनियम पूरे के पूरे राजस्थान में लगता है। किराया अधिनियम कब लागू हुआ, ये सेक्शन 1। तो आपसे सेक्शन 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन ये है कि किराया अधिनियम लागू कब हुआ, बात खत्म, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अब आते हैं अगली कहानी में, डेफिनेशन, जिसको लेकर अब सबसे पहली बात तो भाई डेफिनेशन याद कैसे करें। भाई डेफिनेशन याद करने का कोई ट्रिक हो कुछ हो, क्योंकि डेफिनेशन तो अपने इतनी सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली तो बेसिक बात जो अपने को ध्यान रखनी है कि भाई ये जो सेक्शन 2 है, जो परिभाषा जो सेक्शन 2 में है, जो सेक्शन 2 में परिभाषा है वो है कैसे, ये सबसे पहली चीज है जो हमेशा ध्यान रखना डेफिनेशन वाले एरिया के अंदर। क्योंकि डेफिनेशन में अपने डेफिनेशन याद कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर कई बार अपने कुछ छोटी सी बारीकी भूल जाते हैं, जैसे कि भाई कैसे लिखी गई है 2A 2B ये है, या 21A 21B ये है। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर, भाई देखो एग्जामिनर पेपर बनाने वाले के मूड पे होता है, उसको ये है कि भाई मैंने माइनर लॉज से पेपर तो बनाना है, पर माइनर लॉज को थोड़ा ट्रिकी बनाना है, तो वो ऐसे से ऊट पटांग से सवाल बनाता है। कि वो क्या करेगा, बोलेगा आपको कि अच्छा ये बताओ जो एमेनिटी वर्ड है, सुख सुविधाएं, वो कहाँ बताया गया है। तो अब आपने तो क्या याद किया था यार, सबसे पहला शब्द ही एमेनिटी है, तो आप बोल देते 2A। अब उसने ऑप्शन रखा 2A कि 21A। अब आपका वहां कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 2A था कि 21A था, कि भाई सीधा 2 के बाद A था, या 2 क्लोज 1 या 2 सबसेक्शन 1 का क्लोज A, ऐसे करके कुछ था। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना 2A 2B ये कंसेप्ट है। क्या है 2A 2B 2C 2D E F G H I J, यहां तक है ये। पहली चीज इसको ध्यान रख लेना अच्छे से। हिंदी के अंदर अगर बात करें तो वो क्या है, क ख ये सब, ठीक है, ये चीज है। तो ये इसकी सीक्वेंस है, पहला ये ध्यान रख लेना। अब आते हैं इसको याद कैसे करोगे। तो पहली बात परिभाषा या डेफिनेशन किस सेक्शन पे है, सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन से वर्ड है और कहां कहां बताए गए, कैसे याद करेंगे, सिंपल। एक लाइन याद रखोगे, ऑल, क्या, ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस। और ऑल को कैसे लिखोगे, AA, एल, एमेनिटीज, सुख सुविधाएं।
एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल, लैंडलॉर्ड, लीज, म्युनिसिपल एरिया तो सही है, प्रीमाइसेस, 2A 2B 2C 2D 2E 2F, क ख ग घ ड़ और च। तो 2A 2B 2C 2D 2E 2F। तो 2F तक तो याद हो गया। ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस कैसे याद रखोगे? ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस, डबल ए डबल एल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस। अब वो कुछ भी पूछ ले आपसे कि भाई प्रीमाइसेस वर्ड कहाँ याद है आपको, आपको प्रीमाइसेस वर्ड कहाँ लिखा है आपको याद नहीं करना, आपके पास ट्रिक है, सीधा लिखोगे ABCDEF, 2F म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस है जी। वो पूछे लैंडलॉर्ड कहाँ है, सीधा लिखोगे 2C लैंडलॉर्ड है जी। लीज कहाँ है, 2D लैंडलॉर्ड है जी, भूलेंगे ही नहीं अपने। दूसरी जो ट्रिक है जो अपने आगे की याद रखने को अपने काम आएगी, RST, रेंट ट्रिब्यूनल, सीनियर सिटीजन टेनेंट ट्रिब्यूनल। और रेंट ट्रिब्यूनल के साथ अमेंडमेंट से एक जोड़ा गया, रेंट अथॉरिटी। तो आर से 2 है, एस से 1 है, टी से 2 है, पर क्योंकि आर में ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया तो ध्यान रख लेना एफ तक अपने यहां खत्म कर चुके हैं, एफ तक यहां खत्म है, 2G 2H 2I 2J, और ये है आपका 2FA 2FA। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, अब एक बार अपने याद कर लेते हैं कि भाई अपने को इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो याद करते हैं भाई, ऐसा है कि डेफिनेशंस को लेकर भाई सिंपल है, अभी रेंट कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2003 को ये लागू हुआ, मतलब फोर्स में आ गया था पूरे राजस्थान को लगता है। डेफिनेशंस का जो इसका एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या क्या वर्ड है, डबल ए डबल एल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस, amenities, appellate rent tribunal, landlord, lease, municipal area premises, A B C D E F, क ख ग घ ढ च, सीधा जो चलता है। फिर उसके बाद RST अगला हो गया, रेंट ट्रिब्यूनल, सीनियर सिटीजन, टेनेंट और ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल हो गया आपका 2G, F के बाद GHIJ। कुछ एक ये तो हो गया सीक्वेंस या कंसेप्ट, ट्रिक से कैसे याद रखना है। उसके बाद कुछ एक वर्ड है जो याद रख लेना, लैंडलॉर्ड कहां पर बताया गया है, प्रीमाइसेस कहां पर बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पूछे जाते हैं। टेनेंट कहां पर बताया गया है, 2I टेनेंट, 2C लैंडलॉर्ड, 2I टेनेंट, 2F प्रीमाइसेस। ये ऐसे हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जहां से आपका मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। लैंडलॉर्ड वर्ड का मतलब क्या है, टेनेंट में क्या क्या आते हैं, प्रीमाइसेस में क्या क्या आते हैं, प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, ये सब चीजें। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन, पहले तो वर्ड्स याद कर लेना, कौन सा वर्ड कहां पर है, पहले इसको याद कर लेना, फिर अपने आएंगे वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर। यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का पूछना है तो अभी तक जो अपने ने बात की है वो समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है तब भी पूछ सकते हो या आप बोल सकते हो, नहीं समझ आया तब भी बता सकते हो, कोई बात नहीं, अपने कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरीके का। यस, डेफिनेशन वर्ड्स कैसे याद करोगे, क्योंकि आप वैसे सारा एक्ट कर जाते हो, मतलब जितने भी आप एक्ट करोगे आप सब एक्ट याद कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर डेफिनेशन वाला एरिया हर एक्ट के अंदर ऐसा होगा जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। तो बेटर है डेफिनेशंस को याद करने का अच्छा तरीका ये है कि आप कोई ट्रिक बना लें, तो आपको चीजें आराम से याद हो जाएंगी। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी
लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसकी जितनी भी ये पढ़ाया जा रहा है इसकी जितनी भी स्लाइड्स है ये पीडीएफ में मिल जाएगी। तो अगर आपको लिखना हो या आप खुद के नोट्स बनाने हो तो वो पीडीएफ देख के आप नोट्स बना सकते हो। अगर आपको ऐसा है ना कि भाई हम ये लिख लें, तो लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, कोशिश कर लो जितना अभी समझने की, चीजों को याद रखने की, क्योंकि ये आपको स्लाइड मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद आप इस स्लाइड को देखकर, पीडीएफ को देखकर खुद के नोट्स आराम से बना लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं वर्डिंग पे। तो अब आते हैं डेफिनेशन के वर्डिंग पे। सबसे पहले आता है एमेनिटीज। अच्छा, एमेनिटीज में अपने से जो पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन सिंपल। एमेनिटीज वर्ड कहां डिफाइंड है? दूसरा, क्या एमेनिटीज किराया का पार्ट बनता है? एमेनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाएं। सुख सुविधा या सुविधाएं बोल दो। सुख सुविधाएं क्या होती हैं? सुख सुविधाएं, ठीक है, सुख सुविधाएं हम इसको क्या बोल सकते हैं? सुख सुविधा ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। सुख सुविधा हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो अपने ना अपने आप को एक किराएदार की तरह समझ लेते हैं। भाई मान लो कहीं पर घर किराए पे ले रखा है या लेते हैं कहीं पे, तो किराया तो होता है जो अपने उनको रहने का या जगह को यूज करने का देते हैं, पर उसके अलावा कुछ सुख सुविधाएं, कुछ एमेनिटीज या फैसिलिटी, जिसको आप बोल सकते हो, फैसिलिटी भी बोल सकते हो, जो वो अपने को देते हैं। जैसे कि आपको उन्होंने दिया, क्या नाम है आपका, आने जाने का रास्ता। भाई मान लो मैंने एक रूम रेंट पे लिया, तो और भी रूम है, आने जाने का रास्ता। छत है तो छत पे जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ। पानी, बिजली, पानी बिजली की सुविधा वो मेरे को देते हैं। ठीक है, अगर बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है तो लिफ्ट। ठीक है, सैनिटरी की फैसिलिटी। भाई मैं तो घर घर की बात करूं तो चलो घर के अंदर तो सब कुछ जोड़ा जाता है, पर कानून कहता है कि भैया आप जब भी कोई घर लेते हो तो आप या तो रहने के पर्पज से लेते हो या वहां पर बिजनेस करने के पर्पज से रहते हो। रहना मतलब वहां रहने के लिए, बिजनेस मतलब वहां पर आप कोई काम करोगे उस पर्पज से। तो ये जो सैनिटरी बोल दो या फिर जो लेबोरेटरी की सुविधाएं होती हैं, टॉयलेटरी जो सुविधाएं होती हैं, वो एक तरह से जो फैसिलिटीज होती है वो एक तरह से एमेनिटीज में आती हैं। तो इन शॉर्ट, सुख सुविधाओं में क्या क्या आता है? सिंपल सी बात ध्यान रख लेना, सब कुछ सुख सुविधाओं में आता है, जो भी चीज आपको रहने के अलावा दी जाती है। सीधी सी सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर मैंने ये घर किराए पे ले रखा है, मैंने ये घर किराए पे ले रखा है, अब इस घर के अंदर, वैसे तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, मैंने घर किराए पे ले रखा है मतलब सारी सुविधाएं ले रखी किराए पे। नहीं सर, कानून कहता है ना, घर के अंदर जाने का रास्ता, जिसको आप बोल सकते हो पैसेज, पानी, वाटर सप्लाई का, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, घर के अंदर जाने का रास्ता। अगर मान लीजिए छत है तो सीढ़ियां, स्टेयर्स, बिल्डिंग है तो लिफ्ट, वॉशरूम, लेबोरेटरी, सैनिटरी। अगर उन्होंने आपको फर्नीचर वगैरह दे रखे हैं, फर्नीचर दे रखे हैं, या मैं ये बोलूं कि उन्होंने आपको टीवी वगैरह दे रखा है तो टीवी, केबल, फर्नीचर। कानून कहता है कि भैया ऐसा है, लॉ का ये कहना है कि भैया ऐसा है, तुमको अगर तुमने घर किराए पे लिया या तुमने रूम किराए पे लिया है तो सिर्फ ही सिर्फ तुमको जो दीवारें है ना, सिर्फ वही है जो है, उसके अलावा तुमको जो भी है ना एक्स्ट्रा, वो सब एमेनिटीज है। अब उसका कहने का मतलब क्या है, या एमेनिटीज अलग से बताने का मतलब क्या है? एज पर लॉ, एमेनिटीज जो किराया, जो मान लो मैंने अगर घर किराए पे लिया तो मैं जो किराया भरता हूं उसमें एमेनिटीज इंक्लूडेड नहीं होती है। सुख सुविधाओं का किराया जो मकान मालिक है वो अलग से चार्ज ले सकता है। ऐसा होता नहीं है, आप लोग बोलोगे कि अरे मैं तो फुल्ली फर्निश्ड लिया। कानून कहता है कि वो ले सकता है। अब मकान मालिक और किराएदार अगर आपस में ये एग्री कर गए कि भैया एक मुश्त किराया बताओ, मैं ये सब कुछ लूंगा, एक मुश्त किराया बताओ, तो उस केस में तो सुख सुविधाएं भी किराए में इंक्लूड हो गई। पर अगर मकान मालिक ये बोलता है कि ऐसा है जी, घर दे रहा हूं, घर के साथ अगर एसी लेना है तो उसका 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, अगर छत भी यूज करनी है उसका 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा।
अगर टीवी लेना है, केबल की सर्विस लेनी है, उसका 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा तो वो ले सकता है। एमेनिटीज बताने का मेन इंटेंशन ही यही है कानून का, कि किराए के अंदर सुख सुविधाएं नहीं आती हैं। किराए के अंदर आपका किराया सिर्फ दीवारों का होता है, जो भी जगह है ना उस दीवारों का। कमरा है तो 4 दीवार बोल दो, घर है तो वो घर की जितनी भी दीवारें बनी हुई है उनका। लैंड को एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, लैंड को यूज करने का किराया होता है। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनका किराया तो नहीं बोलते, उसको बोलते हैं चार्जेस, वो अलग से ले सकते हैं। तो अब अपने को जो ध्यान रखना है, पहली चीज, एमेनिटीज वर्ड या सुख सुविधाएं कहां पर डिफाइन की गई हैं? सेक्शन 2A, ये ध्यान रख लेना। एमेनिटीज में क्या क्या आता है, आप जो जो सोच सकते हो वो सब लिख दो, जो सोच सकते हो, बस जमीन को छोड़ के। केबल, टीवी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेयर्स, आने जाने का रास्ता, जो सोच सकते हो सब लिख दो। लिफ्ट, एयर, लाइट, हर चीज एमेनिटीज है। अब मेन चीज जो एमेनिटीज के लिए अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है, किराए के अंदर एमेनिटीज इंक्लूड नहीं है। एमेनिटीज इंक्लूड नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सुख सुविधाओं का अलग से पैसा लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। किराया शब्द के अंदर या किराया की जो हम मीनिंग पढ़ेंगे, अपने आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर एमेनिटीज इंक्लूड नहीं है। उसके अंदर आपसे किराया सिर्फ जगह को यूज करने का लिया जाता है। सुख सुविधाओं का मकान मालिक या लैंडलॉर्ड है वो अलग से पैसा ले सकता है। तो ये चीज एक क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। एमेनिटीज वर्ड कहां डिफाइंड है? 2A में। एमेनिटीज में क्या आता है? जमीन को छोड़ के आप जो लिख सकते हो लिख दो, वो सब एमेनिटीज है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि क्या एमेनिटीज या सुख सुविधाएं किराया के अंदर ही होती हैं? नहीं होती है। सुख सुविधाओं का अलग से पैसा लिया जा सकता है। कोई भी डाउट कुछ भी, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमेनिटीज कहां डिफाइंड है और क्या एमेनिटीज किराए के अंदर एमेनिटीज या सुख सुविधाओं का किराया भी होता है? नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। मकान मालिक सुख सुविधाओं का अलग से पैसा ले सकता है। कोई भी डाउट कुछ भी एमेनिटीज को लेकर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद रख लेना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। पहला वर्ड एमेनिटीज, टोटल 10 है। अभी आते हैं दूसरे पे, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ये हमारे लिए यहां पढ़ना ही नहीं है, यहां पर तो बस इतना सा लिखकर छोड़ दो कि ये सेक्शन 2B या फिर सेक्शन 2 ख इसमें डिफाइंड है। बात खत्म, इतना ही है, क्योंकि इसके बारे में अपने सेक्शन 19 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है इसमें, जो अफसर बैठता है वो कौन बैठता है, सब कुछ इन डिटेल होगा। तो ये यहाँ पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पर बताया भी नहीं गया कुछ खास इसके अंदर। अब आ जाइए लैंडलॉर्ड, सेक्शन 2C, सेक्शन 2G। अब ध्यान देना, ठीक है? अब ध्यान देना, हिंदी के अंदर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को लिख लीजिए। अपील, ये अपील किराया है ना, अपील ये नहीं है। अपील रेंट का तो हो गया किराया, ट्रिब्यूनल का हो गया अधिकरण। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अपील किराया अधिकरण। अब चले आगे, लैंडलॉर्ड का हो गया भूमि स्वामी। भूमि स्वामी, लैंडलॉर्ड की भूमि स्वामी किसको बोलेंगे? अब ध्यान देना, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, भूमि स्वामी कहां बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां बताया गया है? अब आता है भूमि स्वामी किसको बोलेंगे। तो
पहले एक बार लिख देता हूं भूमि स्वामी किसको बोलेंगे, फिर अपने इस पे बात कर लेंगे। भूमि स्वामी को लेकर ये कहानी बोली गई है कि हम हर उस आदमी को लैंडलॉर्ड या भूमि स्वामी बोलेंगे जो रेंट या किराया रिसीव कर रहा है, जो रेंट या किराया रिसीव करेगा, जो रेंट रिसीव करने के एंटाइटल है। एंटाइटल मतलब अधिकार है उसका। अब कहानी आती है, ध्यान देना। अब एक्चुअली में जो ये जो डेफिनेशन बनाई गई उसके अंदर इन्होंने क्या किया, हर चीज को कवर किया। जब इन्होंने लिखना चाहा तो इन्होंने कहा भाई मान लो अगर अपने ने पहले दो ना लिखे, सिर्फ इतना लिख दिया कि भाई मकान वाली क्या कहते हैं भूमि स्वामी कौन है, तो अगर अपने ये बोल दे कि भूमि स्वामी वो है जो किराया ले रहा है, तो सर मैंने किसी की जगह पे कब्जा कर रखा है और उस जगह को मैंने किसी को किराए पे दे दिया। अब किराया मैं ले रहा हूं तो मैं भूमि स्वामी हो गया, मालिक हो गया मैं तो एक तरह से। कानून कहता है भैया ये तो फिर कोई इस बात का मिसयूज कर लेगा, वो कह देगा कि साहब रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है कि अगर मैं किराया ले रहा हूं किसी जगह का तो उस जगह का भूमि स्वामी मैं हूं। तो कानून ने कहा ऐसा नहीं है कि जस्ट क्योंकि तुम किराया ले रहे हो तुम भूमि स्वामी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी भूमि स्वामी हो सकते हो अगर तुम किराया ले रहे हो। अगर तुम किराया लेने के अधिकारी हो, कि हो सकता है कि तुम नहीं ले रहे हो, कोई और किराया ले रहा है उस जगह का और धोखे से ले रहा है, जगह पे कब्जा करके ले रहा है, वो भी भूमि स्वामी हो सकता है। और अगर तुम कानून मतलब ट्रिब्यूनल के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर ये प्रूव कर देते हो कि साहब किराया रिसीव करने का अधिकार मेरे पास था, ये गलत किराया ले रहा था, तो फिर भूमि स्वामी मैं हो जाऊंगा। या फिर तीसरा कि भाई हो सकता है अभी जमीन किसी को किराए पे नहीं दी हुई है, पर अगर जमीन किराए पे दी जाए तब इस जमीन का या इस जगह का किराया कौन लेगा, तो वो होगा भूमि स्वामी। तो कानून ने कहा भैया इन तीनों में से कोई ना कोई एक भूमि स्वामी होता है। तो कौन होता है, तो इन्होंने सिंपल रखा कि भाई ऐसा है, हर वो आदमी जो किराया रिसीव कर रहा है वो भूमि स्वामी होगा, या फिर जो किराया रिसीव करेगा, अगर जो भूमि है, एक मिनट, जो प्रीमाइसिस है, परिसर या फिर प्रीमाइसिस जो है उसको किराए पर दिया जाए, या फिर जो किराया रिसीव करने का अधिकारी है, हो सकता है वो भी रिसीव ना कर रहा हो। तो तीन चीजें। तो अब आपसे अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे कि भूमि स्वामी में कौन कौन आते हैं, जो किराया ले रहा है वो भी भूमि स्वामी है, जो किराया लेने का अधिकारी है वो भी भूमि स्वामी है, और जो किराया लेगा, अगर जो जमीन है, जमीन तो नहीं बोलेंगे, जो ये परिसर या प्रीमाइसिस जो है अगर उसको किराए पर दिया जाए, इन तीनों में से कोई ना कोई एक लैंडलॉर्ड होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी आदमी जो किराया ले रहा है, कोई भी आदमी जो किराया लेगा, या कोई भी आदमी जो किराया लेने के अधिकारी है, एंटाइटल है, वो लैंडलॉर्ड है। तो ये तीनों लोग लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक, चाहे तो आप ये प्रूव कर दो कि साहब मैं किराया ले रहा हूं, आप भूमि स्वामी हो जाओगे, चाहे आप ये प्रूव कर दो कि साहब मैं किराया लेने के अधिकारी हूं, तब आप लैंडलॉर्ड हो जाओगे, या आप ये प्रूव कर दो कि साहब अगर ये जगह किराए पर दी जाती तो मैं अब किराया लेता, तब आप लैंडलॉर्ड होगे। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो है वो लैंडलॉर्ड होता है। कोई भी डाउट अभी तक, क्योंकि अभी इसमें एक छोटी सी बात बाकी है। हाँ जी, ये बात समझ आई, फिर अपने आगे चले।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि भूमि स्वामी कहाँ बताया गया है, भूमि स्वामी सेक्शन 2C में बताया गया है। पहला क्वेश्चन, भूमि स्वामी में कौन कौन लोग होते हैं? भूमि स्वामी में ये सब लोग होते हैं, चाहे जो किराया ले रहा है, जो किराया लेगा, जो किराया लेने के अधिकारी है या एंटाइटल है, वो सब भूमि स्वामी है। नहीं, भूमि नहीं, लैंडलॉर्ड मीन्स भूमि स्वामी, जमीन का मालिक। हाँ बिल्कुल, ये देखो, ये जो डेफिनेशन लिखी गई ना, ये डेफिनेशन लिखी गई अगर मान लीजिए ताकि कोई मिसयूज ना कर सके, कि अगर मान लो वो डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा लिख देते कि भैया जो लोग किराया ले रहे हैं ना, जो भी बंदा किराया ले रहा है वो भूमि स्वामी है, तो इसका मिसयूज हो सकता था। मान लीजिए मैं जमीन पे कब्जा करके बैठा हूं, किसी को नहीं पता वो जमीन पे मैंने कब्जा कर रखा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई आदमी है किसी की, मान लीजिए किसी का कोई घर बना हुआ है और वो लोग बाहर रहते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। नीतू जी दोबारा बताएंगे ओरिजिनल लैंडलॉर्ड नहीं है मतलब? जैसे क्या होता है, मान लीजिए अगर कानून ने ये लिख दिया होता कि वो आदमी जो किराया ले रहा है वो भूमि स्वामी है, तो आपके आसपास भी कई ऐसे मकान होंगे जो लोग मतलब वही जैसे बाहर रहते हैं, या जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो अब ऐसा है कि उन लोग की जो फैमिली है वो पंजाब की रहने वाली है। उन्होंने क्या कर रखा है, क्योंकि उनके बिजनेस जो है वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर चलते हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर भी खूब खूब प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, 3-4 घर बना रखे हैं, 3-4 घर ऐसे कि काफी बड़ा परिवार है तो 3-4 घर उन्होंने बना रखे हैं। पर सीन ये है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ बिजनेस के लिए रहते हैं। जब उनको लगता है कि भाई मान लीजिए बिजनेस का लेके मान लीजिए कोई अभी कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, गांव चले जाते हैं। तो 2-2 3-3 महीना गांव रहते हैं, पीछे घर कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता, घर बंद पड़े होते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी उस घर को ताला तोड़ के उसमें बैठ जाए और उसको किसी को किराए पे दे दे, कल को डिस्प्यूट हो कि मालिक कौन है, वो कहे जी मालिक तो हमें, कागज हमारे नाम बोलते हैं, वो भी कह देगा कि साहब मालिक मैं हूं, कैसे साहब मैं किराया ले रहा हूं। तो कानून को पता था कि अगर अपने ने सिर्फ इतनी सी बात लिख दी ना कि जो किराया ले रहा है वो भूमि स्वामी है, इसका मिसयूज होगा। कोई आदमी कब्जा करके बैठेगा और वो किराया ले लेगा उस जमीन का, और बाद में वो बन जाएगा भूमि स्वामी और फिर केस चलता रहेगा। तो कानून ने कहा ऐसा है जी, इन तीनों में से एक लैंडलॉर्ड होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा, वो हम डिसाइड करेंगे। अगर कभी भी कोई विवाद होगा कि मकान मालिक कौन है या फिर भूमि स्वामी कौन है, तो हम डिसाइड करेंगे इन तीनों में से कोई एक होगा। पर हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, अपने अगर लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि इन तीनों में से कोई एक, नहीं, हम इतना प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देते, हम सिंपल बोलते हैं कि भैया भूमि स्वामी या ये होगा या ये होगा या ये होगा। कैसे लिखते हैं, या तो वो आदमी जो किराया ले रहा है वो भूमि स्वामी होगा, वो आदमी जो किराया लेने का अधिकारी है वो भूमि स्वामी होगा, या वो आदमी जो किराया लेता, अगर जमीन या सॉरी जो प्रेमाइसिस है या जो परिसर है वो दिया जाता, तो हम ऐसे लिखते हैं। हम इतना मतलब जैसे अपने ने बात इतना एक्सप्लेन नहीं करते, हम सिर्फ सिंपल लिख देते हैं, आदमी जो किराया ले रहा है या फिर जो किराया लेने का अधिकारी है या जो किराया लेगा अगर परिसर किराए पे दिया जाता है, वो है भूमि स्वामी। तो अपने इतना शॉर्ट में लिख देते हैं इस बात को। अब समझ आई? हाँ अभी आता हूँ इस पे, अभी आता हूँ इस पे। मैं रिसीव रेंट ऑन हिज ओन अकाउंट, ट्रस्टी, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, अभी इसी बात पे आऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं। अब एक पार्ट तो ये है कि भैया लैंडलॉर्ड कौन है या भूमि स्वामी कौन है, वो आदमी जो इनमें से कोई भी एक होगा वो भूमि स्वामी होगा। इसी में एक और बात अपने को ध्यान रखनी है, जो कुछ इस तरह से है कि भाई चाहे तो वो रेंट रिसीव कर रहा है ऑन ओन अकाउंट, या फिर एज एजेंट, या फिर ट्रस्टी, या फिर गार्जियन, या फिर रिसीवर। अब ये क्या चीज है सर? ये बात इसलिए लिखी गई कि ना हम आगे जाके एक बात पढ़ेंगे कि ऐसा है जी, जो किराया है ना, किराए के लिए भूमि स्वामी और किराएदार का होना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट किस किस में होना चाहिए? भूमि स्वामी में और किराएदार में। अब कानून बनाने वाले तो अपने से ज्यादा समझदार है, कई जगह तो समझदार होते हैं, कई जगह तो बिल्कुल ही अपने से भी गए गए बीते होते हैं। तो अब
किराएदार जो किराया जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो भूमि स्वामी और किराएदार में होना चाहिए। अब कानून को भी ये बात पता थी कि यार कोई आदमी है जिसका काम है कि प्रॉपर्टियां लेता है, वो अलग अलग जगह में, अलग अलग शहरों में, वो रहने वाला तो मान लीजिए है बॉम्बे का, प्रॉपर्टियां उसने कलकत्ता में, दिल्ली में, सब जगह ले रखी है। तो अब क्या वो हर बार जब भी किराए पे चढ़ाए फिर वो दिल्ली जाए, प्रॉपर्टी का किरायानामा करे और फिर? तो कानून ने कहा ऐसा कुछ नहीं यार, इतना मत उनको तंग करो। अगर वो वहां पर अपना कोई एजेंट रख देता है, एजेंट मतलब किसी को भी ऑथराइज कर दिया कि यार तुम ही किराए पे चढ़ा दिया करो और किरायानामा भी मेरे नाम पे तुम ही कर लिया करो, तो ऐसा होता है। उसके बाद जो ये एनजीओ बने होते हैं, जो ये ट्रस्ट बने होते हैं, सोसाइटी बनी होती है, अब ये तो क्या है, ये तो साहब एक एक कह सकते हैं भाई एक लीगल एंटिटी है, मतलब एक तरह से एक नाम है बस, जिंदा इंसान तो है ही नहीं। इनकी जगह पे तो कोई और काम कर रहे होते हैं, जैसे कंपनी की बात बोल दूं, ट्रस्टी एनजीओ की बात बोल दूं, सोसाइटी की बात बोल दूं, इनकी जगह पे तो और काम कर रहे होते हैं। ट्रस्ट की जगह पे तो ट्रस्टी काम कर रहे होते हैं। तो कानून ने कहा ये बात भी सही है भाई, अब अपने कहां से बोलेंगे ट्रस्ट, जो किराया नामा है वो ट्रस्ट लिखे, कहां से लिख देगा, ट्रस्ट तो है ही नहीं, ट्रस्ट के बिहाफ पे तो लोग काम कर रहे हैं। तो कानून ने कहा भाई ऐसी कई कई सिचुएशन होती है जहां पे वो बंदा खुद नहीं हो सकता, उसकी जगह पे या तो उसका एजेंट काम कर रहा होता है, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी होता है, छोटा बच्चा है, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है तो उसका गार्जियन होता है, रिसीवर होता है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी कोई लीगल विवाद में चल रही है, कोई प्रॉपर्टी विवाद में कोर्ट में चलती है ना, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए रिसीवर लगा देता है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो कानून ने कहा भाई जरूरी नहीं है हर बार किराया भूमि स्वामी हो या मकान मालिक बोल दो वो हो। तो कानून ने कहा भैया ऐसा एक तो एंगल अपने ने कवर कर लिया कि लैंडलॉर्ड कौन कौन हो सकता है, ये भी कवर करो। तो फिर इन्होंने इसके अंदर ये भी लिखा कि भाई वो जो बंदा है वो चाहे तो खुद के बिहाफ पे, स्वयं के बिहाफ या स्वयं के लिए किराया ले रहा है, या मालिक की तरह किराया ले रहा है, या फिर एजेंट की तरह किराया ले रहा है, या ट्रस्टी की तरह किराया ले रहा है, गार्जियन की तरह किराया ले रहा है, या फिर रिसीवर की तरह किराया ले रहा है, वो लैंडलॉर्ड ही कहलाएगा। वजह क्यों लिखी गई है, ऐसा क्यों लिखा गया, ताकि ये लोग एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, ये लोग किरायानामा लिख सके। कल को अगर कोई विवाद होता है तो ये लोग भी कोर्ट बोल दो या ट्रिब्यूनल जा सके, इस चीज के लिए ये बातें लिखी गई। हाँ जी, हाँ देखो यार, रिसीवर का ना एक कंसेप्ट होता है, वैसे तो रिसीवर का कंसेप्ट ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपकी और मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉइंट ही हो, जॉइंट प्रॉपर्टी है और हमारा आपका और मेरा विवाद चल रहा है। विवाद ऐसा है कि साहब ये प्रॉपर्टी है, आप कह रहे हो मेरी है, मैं कह रहा हूं साहब मेरी है। अब कानून को ये है कि एक काम करो, ये प्रॉपर्टी जब तक केस नहीं खत्म हो जाता, ये प्रॉपर्टी की ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। अब वहां पर एग्जाम्पल है कि वहां पर मान लीजिए घर बना हुआ है, उस जगह पे आप एक अपनी बिल्डिंग बना रखी है अपने ने। अब कानून को यह है कि यार ये तो अपने बंद भी नहीं रख सकते, इनको दे नहीं सकते, एक को देंगे तो वो तोड़ फोड़ कर देगा, दूसरे को देंगे तो वो तोड़ फोड़ कर देगा, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देगा। तो कानून कहेगा यार बंद कर नहीं सकते, बंद करेंगे तो वैसे प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, इनको देंगे तो ये प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकते हैं या खुर्द प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द कर सकते हैं। कानून कोर्ट क्या करेगी, एक रिसीवर रख देगी, एक आदमी को अपॉइंट कर देगी जिसको बोलेगी तुम इसको संभालोगे, इससे जितना किराया आए जो आए सब तुम रखो, जो किराया आए, जो भी प्रॉपर्टी को संभालने का खर्चा आ रहा है वो खर्चा उस किराए में से भरो, बचा हुआ तुम कोर्ट में डिपॉजिट करो, वो पैसा वहां कोर्ट में डिपॉजिट होता रहेगा। केस जब भी खत्म होगा उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड कर देगी कि इस पैसे का, जो भी बचा हुआ पैसा है ना, उसका क्या करना है। तो जनरली रिसीवर ऐसे रखा जाता है कि जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो और प्रॉपर्टी को संभालने के लिए कोई इंडिपेंडेंट, कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी अपॉइंट करना है जो किसी भी पार्टी का ना हो, तब रिसीवर रखा जाता है। हाँ, ओन अकाउंट मतलब एज लैंडलॉर्ड, एज लैंडलॉर्ड, एज लैंडलॉर्ड, कि भाई चाहे तो वो लैंडलॉर्ड के तौर पे किराया रिसीव कर रहा है, चाहे एजेंट के तौर पर किराया रिसीव कर रहा है, ट्रस्टी के तौर पर, गार्जियन के तौर पर, रिसीवर के तौर पर, वो लैंडलॉर्ड ही कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि एक आदमी है, वो किसी का एजेंट है और वो किराया रिसीव कर रहा है, क्या वो लैंडलॉर्ड है? लैंडलॉर्ड है सर। मैंने मान लीजिए जयपुर में प्रॉपर्टी ले रखी है, मैंने वो प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है और मैंने खुद नहीं दे रखी, मैंने जो ब्रोकर होते हैं उन ब्रोकर को ही दे रखी कि यार तुम ही किराए पे देते रहा करो, किरायानामा तुम ही लिखवा लिया करो, मैं नहीं रिसीव,
तुम ही लिखवा लिया करो, मुझे बस किराया दे दिया करो, जो भी महीने का तुम बताओगे। अब वो क्या है, वो मेरा एजेंट है, पर वो लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आएगा। कल को कोई भी विवाद होता है तो वो भी केस कर सकता है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि भाई जैसे होता है नॉर्मली, क्या कहते हैं, बच्चों के नाम से कोई प्रॉपर्टी ले ली, भाई होता है ये दादा है या वो है कि बच्चा हुआ 5-7 साल का, इसके नाम से प्रॉपर्टी लेकर छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी लेकर छोड़ दी। अब प्रॉपर्टी को किराए पे कौन दे रहा है, दादा या फिर उसके पिताजी जो है वो प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा रहे हैं, नाम तो बच्चे के है, तो वो एज ए गार्जियन है, तो वो भी लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं कि एजेंट अगर किराया लेगा तो लैंडलॉर्ड एजेंट है, हाँ तो फिर ओरिजिनल लैंडलॉर्ड तो रहेगा। अच्छा नहीं, देखो ऐसा होता है ना, उस केस के अंदर कानून ये बोलता है कि भाई, यहां पर आते हैं, उस केस पर कानून ये बोलता है कि भाई ठीक है, वो बंदा एज एन एजेंट रिसीव कर रहा था, वो तो लैंडलॉर्ड है, पर ये भाई साहब भी तो एंटाइटल थे ना, जो असली मालिक है वो भी एंटाइटल था ना, तो वो भी लैंडलॉर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि लैंडलॉर्ड सिर्फ एक ही होता है, ठीक है कागजों में हो सकता है सिर्फ एक का ही नाम बोल रहा हो, पर डेफिनेशन के हिसाब से अगर अपने लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन ले तो उसके हिसाब से जो है लैंडलॉर्ड एजेंट तो होता ही है। अगर एजेंट वाली कहानी है तो एजेंट तो होगा ही होगा, वो भी केस कर सकता है। और जो असली मकान मालिक है, जो असली भूमि स्वामी है, जो इस डेफिनेशन के हिसाब से मकान मालिक लैंडलॉर्ड बनता है, वो भी हो सकता है। ये जो लैंडलॉर्ड जैसी जो डेफिनेशन है ना, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो मतलब अपने को तो बहुत लिमिटेड पढ़नी है, पर अगर अपने इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसकी बहुत बड़ी इंटरप्रिटेशन है, जिसको लेकर अपने चाहे कितनी देर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार अपने इसको समअप करते हैं, आपको कोई भी डाउट हो पूछ लेना, पर एक बार समअप करते हैं कि अपने को एग्जाम के हिसाब से क्या ध्यान रखना है और क्या लिखना है, ठीक है। पहली चीज, लैंडलॉर्ड को लेकर लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन सेक्शन 2C डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाल में जितना भी मार्क है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2C या 2G। अब लैंडलॉर्ड क्या है आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कैसे याद करोगे आप, पहले तो ऐसे याद करना कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दो पार्ट में, एक वो बंदा जो रेंट रिसीव कर रहा है, वो बंदा जो रेंट रिसीव करने का एंटाइटल है, या वो बंदा जो रेंट रिसीव करेगा वो लैंडलॉर्ड है। फिर उसके बाद आप दूसरा पार्ट याद रखोगे कि वो बंदा चाहे तो रेंट खुद के अकाउंट मतलब एज ए लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहा है, चाहे एज ए एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, ये पूरी लिस्ट याद रखना, वो लैंडलॉर्ड होगा। दो पार्ट याद कर लिए, पहला पार्ट कि वो बंदा चाहे रेंट रिसीव कर रहा है, रेंट रिसीव करने के अधिकारी है या रेंट रिसीव करेगा। पार्ट कि वो बंदा चाहे तो रेंट खुद रिसीव कर रहा है या फिर एज एन एजेंट रिसीव कर रहा है, एज ए ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, वो लैंडलॉर्ड। अब इन दोनों को जोड़ दो और एक साथ लिख देना। कैसे लिखोगे कि भैया वो बंदा जो रेंट रिसीव कर रहा है, वो बंदा जो रेंट रिसीव करेगा, चाहे एज एन ऑन अकाउंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, या फिर वो बंदा जो रेंट रिसीव करता अगर प्रीमाइसिस या फिर परिसर को किराए पे दिया जाता, सेम वहां पर भी एज ए लैंडलॉर्ड, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, ये है लैंडलॉर्ड। ये तो होगी आपकी मेंस की डेफिनेशन। प्री में क्या याद रखना है, ध्यान रखना, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कहां पर है, सेक्शन 2C। लैंडलॉर्ड के अंदर क्या क्या आता है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है वो, क्या क्या आता है, पर जो पूछा जाता है किस किस को लैंडलॉर्ड कहा जाएगा, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, लैंडलॉर्ड। कितने लोग हैं, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, लैंडलॉर्ड। वो ऐसे पूछता है किस किस को लैंडलॉर्ड कहा जाएगा, किस किस को लैंडलॉर्ड कहा जाएगा, तो याद रखना नाम। लैंडलॉर्ड तो लैंडलॉर्ड कहलाएगा ही अगर कोई बंदा एज एन एजेंट रेंट रिसीव कर रहा है, एज ए, तो वो ऐसे लिखता है किस किस को लैंडलॉर्ड कहा जाएगा, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, तो इन सबको कहा जा सकता है, इन सबको कहा जा सकता है। हाँ जी, ट्रस्टी, ट्रस्टी का एक एग्जांपल, आपके आसपास कोई सोसाइटी होगी, कोई भी एक सोसाइटी, जैसे मान लीजिए कोई ब्लड डोनेशन वाली, कोई ब्लड का काम करती होगी, या कोई एनजीओ होगी, ऐसी एक सोसाइटी होगी आपके आसपास। तो उस सोसाइटी में क्या होता है ना, एक ट्रस्टी बनाया जाता है। ट्रस्टी क्या होता है, जो मेन लोग होते हैं जो संभाल रहे होते हैं। या फिर एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बड़े एग्जांपल है ट्रस्टी का या ट्रस्ट का, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। आपके जितने भी आसपास स्कूल कॉलेज होंगे ना, ज्यादातर स्कूल कॉलेज आपको ट्रस्ट वाले मिलेंगे, क्योंकि ट्रस्ट में क्या है, टैक्स सेविंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये मकान मालिक होते हैं ना, एक्चुअली में मालिक नहीं कहलाते अपने आप को, ये कहते नहीं है, ये कागजों में होते हैं ट्रस्टी। तो ट्रस्ट हुआ एक,
ट्रस्टी, ट्रस्टी नहीं, वो डॉनी होता है। गिफ्ट वाले में तो डोनर डोनी होता है। ट्रस्टी होता है, जैसे मान लीजिए एक संस्था है जिसको आप बोल सकते हो ट्रस्ट, सोसाइटी वगैरह को हम ट्रस्ट बोल सकते हैं। इसको जो संभालता है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। जो संस्था को संभालने वाला जो मेन बंदा होता है, जैसे कंपनी का मेन होता है ना मालिक, जिसको अपने बोल देते हैं एमडी, वैसे ही संस्था को संभालने वाला होता है ट्रस्टी। ये ट्रस्टी क्या करता है, संस्था की जितनी भी प्रॉपर्टी है, अब संस्था खुद तो आ नहीं सकती, वो तो एक क्या है, नाम है बस। ये ट्रस्टी ही सारी प्रॉपर्टी को किराए पे देता है, अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर देनी है तो। यही किराया रिसीव करता है। अब देखा जाए तो प्रॉपर्टी तो संस्था की है, इसका क्या लेना देना है, पर कानून कहता है कि अगर ये किराया रिसीव कर रहा है, चाहे एज ए ट्रस्टी कर रहा है, हम इसको लैंडलॉर्ड बोलेंगे। हम इसको लैंडलॉर्ड बोलेंगे। तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, कोई भी डाउट रहे कुछ भी। ठीक है, लगभग होएगी यार, 8 बजे तक तो क्लास चलेगी है ना, 8 बजे तक क्लास चलेगी। क्या हुआ, थक गए क्या आज क्लास करते करते? यस शिवम, क्लास करते करते आज थक गए? कोई नहीं, ज्यादा इतना लोड मत लो। ये तो है, देखो यार रिवीजन आप लोगों को करना है, मैं भी आप लोगों को यही, मैं मेरे तो देखो मन में अभी भी यही बात है कि यार आप लोग 4 क्लास कर तो रहे हो, 4 क्लासेस आप लोगों के लिए ज़्यादा ना हो जाए, बस मेरे मन में बस इतना ही है कि 4 क्लासेस आप लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा ना हो जाए, और तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यही करवाते हैं एक बार तो, 1-2 दिन तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना। फिर अपने ऐसा करते हैं कि सुबह आपकी क्लास कर देंगे, 8 या 9 बजे ना आपकी एक क्लास कर देंगे। कोशिश करेंगे जो ये हिंदी वाली क्लास है ना, ये सुबह में कर देंगे। हिंदी वाली क्लास जो है वो सुबह में कर देंगे। सुबह की आपकी हिंदी की क्लास कर देंगे 8-9 बजे के आसपास की, ताकि हिंदी की क्लास में आप लोग को ज़्यादा लोड तो होगा नहीं, तो वो आप फटाफट करके निपटा देना। और फिर आपकी आ जाएगी, ये क्या नाम है, फैमिली लॉ की क्लास 11:30 होगी ना। हाँ तो ठीक है, 9:30 बजे के आसपास हिंदी की क्लास हो जाएगी। हिंदी की जगह रेंट की क्लास रख दें, ये रख देंगे। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हो पाया तो, क्योंकि ऐसा है कि अगर हो पाया हिंदी, मुस्लिम लॉ, राजस्थान रेंट, फिर मुस्लिम लॉ, जिसके अंदर मेरा तो ये प्लान चल रहा है कि भाई ये क्लास आपकी कर देते हैं सुबह 9 बजे की। ये हो जाएगी आपकी 9 से 10:30, ये 10:30 बजे तक ये क्लास चलेगी। 11:30 ना, तो इसको 9:30 रख देंगे। 11:30 से एक ये क्लास हो गई, 1 बजे आपकी रेंट की क्लास हो गई, फिर 1 से 2:30-3 बजे तक ये क्लास चलेगी, फिर 4 बजे आपकी कर देंगे, 4-4:30 जो भी मुस्लिम लॉ की क्लास कर देंगे। आपका सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक साथ रख दें, एक साथ कैसे रखें बताओ, कि भाई अब दोपहर में ऐसा एक टाइम है जिस समय तो भाई अब लंच को लेकर, तो क्योंकि सुबह से सब लोग काम कर रहे होते हैं, तो कैसे किसी को बोल दें कि यार खाना मत खाओ और आप तो क्लास करवा दो। 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, हो नहीं पाएगी यार। 3 घंटे की क्लास बहुत होती है, लगता है 3 घंटे बैठा नहीं जाएगा आपसे मुस्लिम लॉ की क्लास में।
एक डेढ़ घंटे की क्लास के बाद ही ऐसे होने लग जाता है कि बस यार, अब बस है, अब दिमाग से सब ऊपर जा रहा है। 3 घंटे की क्लास बहुत बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। या फिर अपने ऐसा करते हैं, 11:30 है, 11:30 से 1 तक ये क्लास चलती है ना, तो ये चलेगी आपकी 1 से 3, 3 से 4:30, और 4:30 से 5, 6 मान लो। या फिर ऐसा कर देते हैं, ये लो, ऐसा कर देते हैं आपके, एक काम कर देते हैं, या फिर ऐसा कर देते हैं, ये स्लॉट कर देते हैं, आपका सारा एक साथ हो जाएगा, पर फिर आपकी क्लासेस एक साथ चलेंगी। मतलब ये मान लो भाई 11:30 बजे आपकी मुस्लिम लॉ की क्लास चालू होगी, क्योंकि ऑब्वियस मैम का शाम 11:30 बजे का, क्योंकि अभी देखो मैरिड है, बच्चे हैं, तो वो कह रहे हैं भी सर 12 तारीख तक बच्चे की छुट्टियां हो जाएगी, फिर चाहे आप जो भी क्लास करवा टाइम में दोगे वो कर लेंगे। ठीक है, या तो ये कर ले, 11:30 से 1, 1 से 3 आपकी रेंट कंट्रोल, 3 से 4:30 हिंदी, या दोनों में से जो भी ऊपर नीचे करना हो, और 4:30 से 6, ये आपका एक स्लॉट बन जाएगा। या तो ये कर लो, ठीक है। या फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि भाई इसको दे देते हैं थोड़ा गैप और फिर कर लेते हैं। बताओ भाई। देखो, एक चीज मैं बोलूंगा, हमको पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाना, अभी भी बोलूंगा पढ़ाना इजी काम है पढ़ने से ज्यादा, क्योंकि कुछ नहीं करना होता, जो चीज पता है दिमाग में आ रही है उसको अपनी भाषा में बोलना होता है, कुछ बड़ा गेम नहीं करना होता। पढ़ने वाले को होता है कि एक तो चुप बैठना होता है, एक तो बैठना पड़ता है और सुनना पड़ता है। पढ़ाने वाला तो क्या होता है, हिलता रहता है, बोलता रहता है, तो वो बोर नहीं होता। चुप बैठने वाला जो बैठा होता है वो बोर होने लगता है। तो उस हिसाब से देखना स्लॉट, है ना, तो उस हिसाब से स्लॉट देख लो। ठीक है, गैप रख लेते हैं फिर, जब साथ ज्यादातर लोग बोल रहे हो कि गैप रख लो, तो एक गैप रख लेते हैं। ठीक है, तो वही पहले वाला स्लॉट ही रख देते हैं कि आपके मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ से पहले एक क्लास कर देते हैं। मेरे हिसाब से 11:30 होती है ना एक क्लास, तो 10 से 11:30 एक क्लास कर देते हैं। एक ये क्लास कर देते हैं, 11:30 एक हो गया, फिर 1 से लेकर आपकी 2:30 या 3 बजे तक एक क्लास हो जाएगी, फिर उसके बाद 4:30 से 6 की एक क्लास हो जाएगी। ये अपने स्लॉट बना देते हैं, आपका गैप हो जाएगा, आप लोगों को खाना वाना खाना हो, रेस्ट करना हो, फिर उसके बाद 4:30 से 6 की एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये कर लेते हैं अपने। और हालांकि मैंने मैम को कहा है, कोशिश की है, उनको बोला है कि भाई आप एक काम करो, एक मुस्लिम लॉ करवा लो, एक हिंदू लॉ करवा लो, ताकि बच्चे अगर कोई क्लास स्किप हो जाए तो वो उसको कवर तो कर पाए ना। तो ये प्लान है, बाकी देखो क्या होता है। ठीक है, अब ये वाला शेड्यूल ठीक है कि भाई सुबह से क्लास होगी 10:30 से 11, 11:30 से एक क्लास हो जाएगी, फिर 1 से 2, 2:30 बजे तक, फिर उसके बाद एक क्लास, लास्ट क्लास में आपके गैप कर देंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो डिस्कस कर लेंगे, अपने ये ग्रुप पे भी डिस्कस कर लेंगे। मैं जितने भी आप लोग के स्लॉट बन सकते हैं वो सारे बना के ग्रुप पे डाल दूंगा। आप लोगों में से जिसका जो जो हो वो लिख देना, मेजोरिटी जिस तरफ चलेगी अपने वो स्लॉट रख लेंगे। और पर मैं आपको अभी भी एक ही बात बोलूंगा, कर लो, 3 दिन 4 दिन कर लो, पर अगर लगे आपको कि नहीं यार 4 क्लास नहीं हो रही है, धक्का मत करना। मैं अभी भी इसी ओपिनियन में कहूंगा आपको कि कुछ ना से अच्छा है कि जितना भी कर रहे हो वो अच्छे से करो। लग रहा है कि भाई 3 क्लास तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, 3 क्लास तक तो ऐसा है कि जो पढ़ रहे हैं वहीं पे याद हो जा रहा है, सब अच्छे से याद हो रहा है, सब अच्छे से समझ आ रहा है, उसके बाद बस हो जाती है, तो 3 क्लास ही कर लेना। लगे 4 क्लास अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया से कर पा रहे हो, तब करना। क्योंकि देखो, मैंने जुडिशरी की कोचिंग नहीं की है, पर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की थी शुरुआत में। तो पर्सनली बोलूं कि मैंने उस टाइम ये बात एक्सपीरियंस की थी कि सिर्फ नाम के लिए क्लास कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, दिमाग एक्टिव ही नहीं है, मत करो क्लास, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है।
हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना ही पढ़ना, क्योंकि कोई हो सकता है बहुत तेज पढ़ जाएगा, पर उतना ही है कि उसको याद कम रहेगा, मतलब याद ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। कोई हो सकता है बहुत आराम से पढ़ता है और उसको याद लंबे समय तक रहता है। तो हर किसी का अपना-अपना एक तरीका होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं तो खुद 4 घंटे का हूँ, बट ऐसा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है और उसकी वजह से क्लास ज़्यादा एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही है कि भई मुस्लिम लो, हिंदू लो, ऐसा है कि मुझे ये है कि मुस्लिम लो, हिंदू लो आपके पहले से इतने अच्छे से हो जाए, आप लोग के पास नोट्स हो जाएँ कि आप लोग उसका प्री मेंस का लेवल अच्छे से अचीव कर लो, पहले ही। मेंस आने से पहले ही कर लो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम लॉ को फैमिली लॉ को लेकर कि ज़्यादातर बच्चे अभी भी ऐसे ही होंगे जिनको फैमिली लॉ के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बहुत कम पता है। तो अगर अपने उस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, अपने माइनर लॉज़, लोकल लॉज़ बहुत अच्छे हो गए, मेजर लॉज़ भी अपने एवरेज बोल सकता हूँ भी 60-70% अच्छे हो गए, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये बात है। तो इस वजह से क्लास 3 क्लास तो अपने को करनी पड़ेंगी। 3 क्लास तो आप मान के चलो कि अपने को करनी पड़ेगी, है ना? ये है, बाकी 3-4 दिन आप लोग क्लास कर लो। आप लोगों ने, मैंने तो कल कहा ही था कि भैया 3 घंटे क्लास कर ले, 3 क्लास कर लेते हैं। पर आप लोग कर लो, आप लोग उसके बाद लगे कि क्लास कर सकते हो 4 तो करना, आपको लगे नहीं तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो हिंदी इंग्लिश की क्लास है, जो अभी अपने लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है, वो तो ठीक है, अपने ने हिंदी इंग्लिश करनी है कि भाई पहले अभी टाइम है तो कर लेते हैं, अपने उसको रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। कोई हिंदी इंग्लिश में आप लोगों को इतना नुकसान नहीं हो जाएगा। आप लोग अच्छी खासी हिंदी इंग्लिश आती है आप लोग को। समझा नहीं नीतू जी, क्या कह रहे हैं आप? देखो यार, हिंदी इंग्लिश थैंक यू, मैं बस पढ़ा देते हैं कैसे भी ना कैसे करके, जो भी जोड़ तोड़ बनता है। हिंदी इंग्लिश देखो मैंने इसलिए चालू किया है कि यार अपने पास टाइम है, और मुझे ये है कि आप लोग माइनर लो, लोकल लो अच्छे से कर लो, हिंदी इंग्लिश कर लो, तो प्री तो क्लियर हो गया, प्री की टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर क्या, फिर अपने मेंस पे आ सकते हैं कि यार इसको चलाए रखो साथ साथ में, इसकी रिवीजन करते जाओ और अब मेंस को भी साथ में कवर कर लो। तो अपने ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश चलाई है। पर अगर हिंदी इंग्लिश अपने लिए वर्क लोड बन रही है ना, तो कोई जरूरी नहीं है, अपने उसको रोक सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, अभी आप 3-4 दिन क्लास करो। आप लोग को लगे, अगर आप लोग को लगे कि भाई कर सकते हैं तो कर लेना, आप लोग को लगे नहीं कर सकते तो मत करना। कोई इतना कोई वर्कलोड नहीं है। आप लोग की जो हिंदी की क्लास है, कोई भी एक क्लास आप ड्रॉप कर देना, ठीक है, उस एक क्लास को अपने बाद में देख लेंगे, बस इतना कर देंगे, ठीक है। तो इतना कोई लोड मत लो, अपने पास बहुत समय है एग्जाम को लेकर। जो आपका आने वाला जो एग्जाम है जुडिशरी का, काफी समय है। तो अगर आपको कोई क्लास ड्रॉप करनी हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो है। देखो यार, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, पर ऐसा रहता है ना कि कुछ चीजें होती हैं जो पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि भाई, हाँ, मैं आपको जैसे बता रहा था कि भाई मैंने जब सिविल सर्विस की कोचिंग चालू की तो भाई मैं सुबह उठने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं 6 बजे 7 बजे उठने वाला नहीं हूँ, मैं कभी नहीं उठा। ठीक है, स्कूल टाइम में कभी उठ जाते थे तो अलग बात थी। तो मैं नहीं 6 बजे 7 बजे उठने वाला आदमी। तो अब उसमें क्या था, वो क्लास होती थी सुबह 6 बजे, 6 बजे बैच होता था। अब जोश जोश में कह तो दिया कि हाँ, सुबह 6 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लेते हैं और सुबह 6 बजे पढ़ा करेंगे, 6 से 12, और शाम में ये कर देंगे और वो कर देंगे और ऐसे कर देंगे। शुरू में जोश भी था, जाते भी थे। महीना 2 महीने तक तो ठीक रहा सब। धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि 6 बजे वाली क्लास कभी मिस कर दीजिए, कभी स्किप कर दीजिए। 6 से 10 बजे तक तो खूब, 10 बजे आते ही, 10 बजते ही बिल्कुल हालात ऐसे हो गए कि भाई ये क्लास भी नहीं हो रही है। तो चलो उस समय तो हाँ, वाइंड अप कर देंगे।
तो उस समय तो क्या था ना कि लाइक इतनी समझदारी नहीं थी कि यार जैसा सब बोलते थे, जैसे सबने बोला कि भाई सुबह उठ के पढ़ो तो सभी तभी वो कुछ होता है। सबने बोला कि भाई जैसे जुडिशरी की भी तैयारी चालू की कि यार पहले मेजर लो कर लो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो वो समझदारी नहीं थी उस समय। धीरे-धीरे जैसे-जैसे पढ़ते गए, चाहे धक्के मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, धीरे-धीरे समझदारी आती गई। तो आज या मैं पिछले 1 डेढ़ साल से मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस ये कह सकता हूँ कि भई ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से पढ़ो, जैसा आपका कम्फ़र्ट लगता है। सब कहते हैं ना भई कम्फ़र्ट, नहीं सर। आपको जो ये बात बोलता है ना कि अनकम्फ़र्टेबल रह के पढ़ा जाता है, नहीं सर। आप यूपीएससी का रिज़ल्ट उठा लो। पूरा यू हालाँकि इस चीज़ को लेकर थोड़ा मैं भी बिलीव करता हूँ कि यार एजुकेशन सिस्टम अपना इस चीज़ के अंदर है। आप यूपीएससी का रिज़ल्ट उठा लो। 70% जो लोग सिलेक्ट हुए ना, 70% जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो अच्छे घरों के हैं और उनके पास अच्छी खासी फैसिलिटीज़ थी। एसी में सोना, एसी में उठना, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग, बेस्ट से बेस्ट बुक्स, रिसोर्सेज़ सब कुछ थे, तब उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो ये सर ऐसा नहीं है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कर जाओगे। ज़िंदगी में तो ये मान लो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ज़िंदगी में बहुत सफल कर जाओगे, ये सब तो अपने को लगता है सर, कि मुझे भी ऐसा ही लगता होता था कि पता नहीं लाइफ़ में क्या बनेगा, पर धीरे-धीरे आप लोगों को भी खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद बोलो कि मैं लाइफ़ में वो होगा जो मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी। तो मेरा आप लोगों से अभी भी यही ओपिनियन रहेगा कि भैया कम्फर्ट ज़ोन में रहो, जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो ना, उतना अच्छा रखो। क्योंकि देखो, जो मैंने अपना पर्सनली ओपिनियन लिया और सच बता रहा हूँ मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया, उससे पहले से मतलब पिछले से पिछले वाले एग्ज़ाम से मैं इस एटीट्यूड में आ गया था, कि हाँ यार, कुछ ऐसा नहीं होता। कि मैं ऐसा होता था अपने क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है? 5-7 मिनट बात कर लेते हैं, कि भाई ऐसा होता था कि मैं सुबह 7 बजे नहीं उठा तो टेंशन लेने की अरे यार 7 बजे नहीं उठा। धीरे-धीरे मुझे लगा कि यार मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ? वो देखो, मेरा डेली का टारगेट क्या अगर मैं वो मेरा डेली का टारगेट 4 घंटे में कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ। ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे 12 घंटे ही पढ़ना है। मेरा जो भी डेली का टारगेट है, अगर मैं उसको 4 घंटे में कर पा रहा हूँ, तो मैं कर पा रहा हूँ। वो मेरी स्पीड है। मैं ये थोड़ी है कि मैं 4 घंटे वाला ही टारगेट बना रहा हूँ। नहीं, टारगेट तो मैंने बहुत बड़ा बनाया था, पर वो 4 घंटे में हो गया। तो ये मेरा एक आपको सजेशन रहेगा, खासकर क्लासेस को लेकर, खासकर पेपर को लेकर। इसीलिए मैं जैसे अब आप लोग लाइव क्लास जितने भी जॉइन करते हो, हार्डली 10 बच्चे तक आते हो जो लाइव क्लास आते हो। क्योंकि मेरे को ये है कि यार आप लोग पढ़ रहे हो, कई ऐसे स्टूडेंट हैं मतलब आते भी नहीं है, लाइव क्लास में वो लोग आते भी नहीं है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं। थैंक यू आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। तो वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सर हम ना भई शाम को मैं पढ़ता हूँ, मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया लाइव क्लास करने की कोई ज़रूरी थोड़ी है, डाउट हो आप फ़ोन पे पूछ लेना। तो वही मैं आपको बोलना चाहूँगा 4 क्लास कर रहे हो, 4 क्लास नहीं हो पा रही है कोई धक्का नहीं है। ये मत कर लेना कि 4 क्लास करने के चक्कर में अपनी सारी सारी जितनी रिवीज़न है, जो आपका शेड्यूल है उसकी ऐसी-तैसी करवा लो, ये मत कर लेना। 3 क्लास कर पा रहे हो, 3 क्लास करना। लग रहा है कि हिंदी की क्लास छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देना। लग रहा है राजस्थान रेंट की क्लास छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देना। हाँ, फैमिली लॉ मैं आपको बोलूँगा भई जिनको फैमिली लॉ आती है उनकी इच्छा है, वो चाहे छोड़ देना, जिनको नहीं आती है वो कर लेना भैया। समय है अभी, फैमिली लॉ अच्छे से कर लोगे, है ना? तो ये कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो मैंने ओपिनियन से की हैं और ये कि अनकम्फर्टेबल ज़ोन, खुद को जानबूझ के तंग करना, खुद को जानबूझ के ऐसे रखना कि नहीं यार, हम जितना स्ट्रगल करेंगे सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, आप कम्फर्ट ज़ोन में रह रहे हो, आप कम्फर्ट ज़ोन में पढ़ रहे हो, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, तो क्या बुरा थोड़ी है। आप उसके अंदर अच्छे से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। आप मान लीजिए आप में से कोई भी है, मान लीजिए अब जैसे आप एक अच्छा रूम है, एक अच्छा जो भी आपके पास फैसिलिटी है, एसी में पढ़ सकते हो तो पढ़ो, क्या दिक्कत है? कुछ वो गलत नहीं है इसके अंदर, ठीक है? हाँ, बिल्कुल काफ़ी होगा, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप बस ये है कि अपनी क्लासेस की वजह से बहुत ज़्यादा अपना रिवीज़न की वो मत कर देना थोड़ा नहीं मैशअप सा मत कर देना चीज़ों को, कि यार क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं मतलब पिछले मार्च से चालू किया था ना अपने ने ये रैपिड रिवीजन, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, आप लोगों ने 2 महीने बहुत अच्छी मेहनत की। आप लोग
बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मतलब मुझे नहीं था कि यार मैं माइनर और लोकल लॉज जो नए वाले हैं उनको इतनी जल्दी अपने खत्म कर जाएंगे। मुझे प्रैक्टिकली पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार समय लगेगा। पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। आप लोग टेस्ट भी दे रहे हो, सब कुछ तैयारी कर रहे हो, उसको खराब मत होने देना। कोई एक आधी क्लास छोड़नी हो छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इस चीज से कुछ नहीं है कि आप लाइव क्लास ही आओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदी, रेंट कंट्रोल, ये सब अपने दोबारा भी कर लेंगे, दोबारा भी हो जाएगी। आप लोग बाद में भी करना चाहो तब भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें हैं। नहीं, एक्स्ट्रा कुछ मत करना। ठीक है, तो अब अपने क्लास खत्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल का शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा, आप क्लासेस करना। आपको कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, पूछ लेना। इवन आप में से किसी को अगर ये रहे कि यार भाई 4-4 क्लासेस हो रही है तो मैं कैसे एडजस्ट करूं, जो भी आप लोग का रहे, आप चाहे कॉल कर लेना। ठीक है, तो चलो आज क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें हो गई आज। अब अपने कल क्लास करते हैं। ठीक है, और कल से क्लास बीच में रुकेगी नहीं। कल से क्लास होगी तो ढंग से होगी, क्योंकि मुझे भी इस महीने के अंदर आपके माइनर और हिंदी इंग्लिश खत्म करवाने हैं। खत्म कर दें? कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू, क्लास खत्म करते हैं।